मुझको कोई ये कहता है कि अगर वरुण भाई आपका तो दिल टूटा होगा मोहब्बत में, तो फिर आपने लिखना शुरू किया होगा। मैंने शायरी का जो मेरे अंदर जो एक दिलचस्पी पैदा हुई वो पहले हुई, मोहब्बत बाद में हुई, फिर उसके बाद दिल टूटा, लेकिन शायरी उससे पहले ही हो रही थी। जगजीत सिंह साहब का मैं कहूँगा कि बहुत बड़ा इसमें योगदान है, बहुत हाथ है उनका इसमें कि भाई मैं शायरी में आया। इसलिए भी मैं बुझा रखता हूँ माजी के चिराग, इन चिरागों को जलाने में लहू लगता है। क्या बात, वाह। आदाब नाजरीन, रेख्ता रूम के आज के सेशन में आपका खैर मकदम है। आज के हमारे मेहमान हैं मोहतरम वरुण आनंद साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, आप सुनाएं। बस बहुत अच्छे। पहला सवाल आपसे यही होगा कि अपनी ज़िंदगी के बारे में, जो अभी तक का सफ़र रहा है, उसके बारे में एक मुख्तसर सी बात। देखिए, पैदाइश मेरी हरियाणा की है, यमुनानगर की। अच्छा। और जब होश संभाला तो ऐसा लगा कि मतलब किसी को देखकर या किसी के दर्द को देखकर या उसको सुनकर ऐसा लगता था कि जैसे मेरे अंदर से कुछ निकल रहा है उसके लिए, या मैं कुछ करना चाहता हूँ उसके लिए। पर बचपन था, महसूस कर सकते थे, कर कुछ नहीं सकते थे। तो ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, छोटी उम्र में बहुत स्ट्रगल देखा है, बहुत संघर्ष था। और फिर उसके बीच थोड़ा पढ़ाई का भी सिलसिला कम होता गया, काम की तरफ आ गए। छोटी उम्र में करना पड़ा वो सब। कहाँ तक पढ़ाई की आपने? मेरी स्कूल तक की पढ़ाई है। अच्छा। और उसके बाद फिर मुझे घर के कुछ ऐसे हालात थे कि मुझको करना पड़ा वो काम। और वालिद साहब का काम भी चलता था, अच्छा था, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ मुश्किलात आती रहीं उनको, तो मुझे साथ देना पड़ा। और मैं घर का बड़ा बेटा था, तो इस वजह से मुझे आगे आना पड़ा। 2 भाई और हैं, तो हालांकि एक भाई का इंतकाल हो गया है जो मुझसे छोटा था, एक और छोटा भाई है मेरे साथ। तो उनको कोई मुश्किल ना हो, तो वो मैंने सोचा कि चलो मैं इस चीज़ को करता हूँ। तो ये ज़िंदगी का जो पहला एक वो कह लीजिए कि मुकाम है, वो तो पूरा का पूरा मुश्किल से भरा हुआ रहा। तो वहाँ से फिर आगे निकले तो देखा कि हाँ, दुनिया में और भी बहुत सी चीज़ें हैं, और शायरी की तरफ रुझान हुआ फिर थोड़ा थोड़ा। अच्छा जी। तो आप अभी लुधियाना में जी रहते हैं जी। और ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा जो है आपने वहीं बिताया? बहुत, हाँ जी। अच्छा, तो हाँ 1998 से वहाँ पे हैं। अच्छा। हाँ, तो मेरे वालिद वहाँ आ गए थे जब उनका कारोबार अच्छा नहीं था वहाँ हरियाणा में। तो उन्होंने सोचा कि एक अच्छे शहर में जाया जाए जहाँ पे कारोबार के अच्छे मतलब आसार हों। तो वहाँ पर आना भी कोई इतना कामयाब उनके लिए तो नहीं रहा। वहाँ पर आकर भी हमको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और काम मेरा फिर भी वहाँ पे भी जारी रहा। तो मैं काम करता था और घर का जो है वो सिलसिला चलता रहा इस तरह से। तो 1998 से लेकर पंजाब में इतना, मतलब कि आधा बचपन कह लीजिए मेरा हरियाणा में गुज़रा और आधा बचपन मेरा पंजाब में गुज़रा है। तो पंजाब की आबो हवा अलग है, हरियाणा की अलग है। हालांकि 150 किलोमीटर का फ़र्क है, लेकिन बहुत कुछ बदल जाता है। तो वहाँ आकर देखा कि यहाँ के लोग अलग हैं, यहाँ पर बात करने का तरीका अलग है। और वहाँ फिर कुछ ऐसे लोग भी मिले कि जिन्होंने मुझे मेरा हाथ पकड़ा और शायरी की तरफ ले गए। अच्छा। मुझको कोई ये कहता है कि अगर वरुण भाई आपका तो दिल टूटा होगा मोहब्बत में, तो फिर आपने लिखना शुरू किया होगा। मैंने कहा मेरे साथ तो ऐसा नहीं है, और मुझे मालूम भी नहीं था कि ऐसा होता है तो शायरी करता है इंसान। मेरे साथ ये हुआ कि मैंने शायरी
का जो मेरे अंदर जो एक दिलचस्पी पैदा हुई वो पहले हुई, मोहब्बत बाद में हुई, फिर उसके बाद दिल टूटा, लेकिन शायरी उससे पहले ही हो रही थी। तो मुझको उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा ज़्यादा, क्योंकि मुझे ज़िंदगी ने ही इतना कुछ दे दिया था कि मैं काफ़ी कुछ लिख सकता था उसके बारे में, और दुनिया क्या है, दुनिया में लोग कैसे हैं, रिश्ते कैसे हैं, झूठ क्या है, सच क्या है, वफ़ा क्या है। तो वफ़ा ज़रूरी तो नहीं है कि मोहब्बत में ही होती है, हर रिश्ते में होती है। तो अगर आपका दोस्त भी है तो वो भी वफ़ा है उसके अंदर, तो दोस्ती चल रही है। अगर वो बेवफाई करे तो काहे का दोस्त है वो भी। तो आप उस नज़रिए से भी तो शायरी कर सकते हैं। तो मेरा नज़रिया तो शुरू से ही ज़िंदगी पर ही रहा है, और मोहब्बत तो बाद की बात है। बिल्कुल, वो गालिब का शेर याद आता है कि दर्द मिन्नत कशे दवा न हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा न हुआ। तो ऐसी बातें या मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसा हो गई। शायरी इस तरह से बहुत ढारस बंधाती तो है। तो अब ये आप बात कर ही रहे हैं शायरी के बारे में, तो ये सवाल तो बनता है कि इस सब में शायरी से आपका रिश्ता कैसे बना? क्योंकि पंजाब जैसी जगह जो है वो पहले ही इतने हमारे शायर जो हैं पंजाब से हैं, और फिर एक मोहब्बत का वतन हम कह सकते हैं पंजाब है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं। देखिए, जो असल में मेरा आना हुआ शायरी में, उसकी बहुत बड़ी वजह जगजीत सिंह साहब रहे। क्योंकि मैं उस वक्त मुफलिसी में थे, तो कोई एंटरटेनमेंट का वो इतना कोई साधन नहीं होता था। वो सबसे अच्छा साधन था फ्री का जो था वो रेडियो था। तो मैंने रेडियो शुरू किया सुनना अपने काम में, जिस काम में मैं था, जहाँ पे मैं काम करता था जिसके यहाँ, तो वहाँ पे मुझको ये इतनी इजाज़त थी कि मैं रेडियो सुन सकता हूँ। तो मैं सुनता था वहाँ पे। तो सुनते सुनते ये हुआ, वहाँ पे जो दिल्ली से रिले होता है, वो उर्दू चैनल है एक, उर्दू सर्विस दिल्ली की, तो वो बहुत सुनी। उससे ये हुआ कि लफ्ज़ों का पता लगा, तलफ़ुज़ क्या है, किस तरह से कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कहाँ पर, कुछ जानकारी मिली। ज़्यादा इल्म तो आपको किताबों से ही मिलता है। तो ज़बान से मोहब्बत हो गई वहाँ पर। अच्छा, कुछ ना कुछ ये अच्छा हुआ मेरे लिए। और फिर दिल के अंदर एक बात ये तो थी ही कि एक शायर तो बैठा ही हुआ था, बस उसे जगाने की ज़रूरत थी। तो जगजीत सिंह को जब मैंने सुनना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं आप गायकी ही नहीं सुन रहे होते हैं। गज़ल गायक जब आपको कोई गज़ल सुनाता है तो आप किसी शायर को भी सुन रहे होते हैं, उसकी बात भी आप अपने ध्यान में ला रहे होते हैं कि उसने क्या कहा है। तो कहीं ना कहीं मैंने बशीर साहब को सुन लिया, कहीं ना कहीं मैंने निदा फाजली को सुन लिया, कहीं ना कहीं खतील शिफाई साहब को सुन लिया। तो बहुत अच्छे अच्छे शोरा जो हैं वो मैं सुनता गया। और मैं तो सिर्फ सुन रहा हूँ जगजीत साहब को। जब मैंने रिसर्च किया उस पर, कैसेट के पिछले हिस्से में जब देखा, तो उसके साथ लिखा हुआ था कि ये गज़ल बशीर साहब की है, ये गज़ल निदा फाजली साहब की है। तो उनकी कैसेटों का एक ये बहुत अच्छी बात गज़लों पे होता है कि अगर किसी गीत का या गज़ल का टाइटल लिखा हुआ है तो उसमें शायर का नाम होता है। तो वो मुझे वहाँ से पता लगा। फिर मैंने कहा यार, इतनी अच्छी अगर गज़लें हैं, इतनी अच्छी अगर शेर हैं इनके, तो क्यों ना इनकी किताब पढ़ी जाए। तो किताबें मुझे वहाँ से मिल नहीं पाई। मैंने बहुत दुकानों पे मैं गया, पर मुझे नहीं मिली किताबें। और वहाँ पे हर तरह की किताब थी, पर शायरी की किताब नहीं थी। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। और मुझे मिली भी किताब तो कोई बहुत अलग अलग आशार थे, अलग अलग शोरा के। तो वो जो भी मिली, मैंने उसको कहा कि शुक्र है कि चलो ये तो मिली है, कुछ सीखने को मिलेगा। तो वो पढ़ने का जब मौका मिला, तो जगजीत सिंह साहब का मैं कहूँगा कि बहुत बड़ा इसमें योगदान है, बहुत हाथ है उनका इसमें, कि भाई मैं शायरी में आया उनकी वजह से। वहाँ से मैंने लिखना शुरू किया। तो ये एक बहुत बड़ी वजह थे। वो कोई मतलब यूँ नहीं चल कर आया उस वक्त कि जिसने मुझे शुरू करवाया हो। फिर उसके बाद बिना बहर के तो इंसान क्या ही लिखता है, सीखे बिना। पर हर कोई इंसान ये सोचता है कि मैं लिख रहा हूँ, और जो लिख रहा हूँ वो मेरे दिल को तसल्ली दे रहा है। तो एक कॉपी और एक पेन लेकर मैं लिखता गया, उसे भरता गया यूँ ही। फिर बाद में किसी अच्छे शायर ने, किसी बुज़ुर्ग ने कहा कि बहर बहर आपने सीखी? मैंने कहा जी, वो क्या होता है? तो अक्सर होता ही है पहले आपने जो भी लिखा है अब तक, ख्याल तो अच्छे हैं, लेकिन ख्यालों से कुछ नहीं होता है। आप वज़न
के बारे में जानिए, आप बहरों के बारे में जानिए, बहूर क्या होती हैं, ये सब काफ़ी रदीफ़ और क्या किस तरह से क्या दायरा होता है गज़ल का, उसको आप सीखिए, समझिए, फिर आप गज़ल कहिए तो अच्छा रहेगा। हाँ। तो फिर सीखने के उसमें आए, सीखा फिर, पर इसमें गैप भी हुआ। जब मेरी माताजी की डेथ हो गई तो उसके बाद मैंने इससे दिल हटा लिया था, तो मैंने छोड़ दिया था इसे। तो काफ़ी साल तक मैंने इसे छोड़े रखा, 5-6 साल तक मैंने छोड़ दिया इसे। फिर मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आया जिन्होंने मुझे बताया कि भाई आप पहले शायरी करते थे, फेसबुक से उन्होंने कहीं से देख लिया। तो मैंने कहा जी हाँ मैं करता था। ऐसी इंसान आई मेरी ज़िंदगी में जिन्होंने मेरे अंदर वो देख लिया, पता नहीं कहाँ से। शायद कहते हैं ना कि ऊपर वाला नहीं आता है तो किसी इंसान को तो भेजता ही है। तो उन्होंने कहा कि मैंने आपकी शायरी तो पढ़ी है, आपने छोड़ क्यों दी? मैंने कहा वो सब चीज़ें तो मतलब बेबहर हैं और किसी काम की नहीं है, और वैसे भी शायरी में कुछ ख़ास कुछ मिलता नहीं है, हासिल नहीं है कुछ। तो कहती हासिल हो ना हो, लेकिन आपको ये करना चाहिए कि मेरा मन ये कहता है कि अगर आप ज़िंदगी में कोई बहुत बेहतरीन काम कर सकते हैं तो वो शायरी है। तो मैंने कहा जी मैं दोबारा नहीं करना चाहता हूँ अभी से, क्योंकि इसमें लोग भी साथ नहीं देते हैं, अपने ही दोस्त यार जो भी हैं, तो मैंने वो भी चीज़ें देखी हैं। तो कहती नहीं आप अपना काम कीजिए, बाकियों को आप छोड़िए। तो मैंने वहाँ से फिर से सीख कर शुरू किया दोबारा से, और उस्ताद मैंने ढूंढे कि उनको बहुत इसरार से मैंने उनको कहा कि भाई आप प्लीज़ मुझे थोड़ा सा ज्ञान दें, थोड़ा सा इल्म दें कि कैसे क्या होता है। तो कुछ किताबें पढ़ी, कुछ उन्होंने बताया, फिर मुझे समझ में आया कि इस तरह से है। फिर वो एक सफ़र नया शुरू हुआ वहाँ से, सही रास्ते पे चलकर कहने का। तो ये इसमें एक सवाल जो इससे पैदा होता है कि शायरी में बहर की अहमियत। जी बिल्कुल। कि आपकी बातों से ये महसूस होता है कि आपको ये समझ में आया कि एक बहर होना बहुत ज़रूरी है, और बहस ऐसी भी चलती है कि नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको ऐसा क्यों महसूस हुआ कि बहर की अहमियत जो है आपके नज़दीक क्या है, कि आपको लगा कि अगर मैं ऐसे शेर कहूँगा तो ही शेर है जी, ऐसे शायरी करूँगा तो ही शायरी है, नहीं तो मैं छोड़ दूँगा? जी देखिए, अगर आप किसी बड़े शायर के साथ बैठे हैं या किसी बड़े मुशायरे में आप बैठे हैं, वहाँ पर मान लीजिए आप एक नशिस्त में ही बैठे हैं, अदबी नशिस्त है, और वहाँ पर सभी अपनी गज़लें सुना रहे हैं, लेकिन जब आप अपनी गज़ल सुनाने लगते हैं तो कोई आप पे गौर नहीं करता, और आप कहते हैं यार मेरी गज़ल तो बहुत अच्छी है, मेरे घर वालों को मैंने सुनाई तो उन्होंने तो बहुत मुझे हौसला अफजाई की मेरी, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? तो वो सम्मान आपको, वो इज़्ज़त आपको इसीलिए नहीं मिल रही है कि आप बहर में नहीं हैं, क्योंकि वो विद्वान हैं, वो पंडित हैं इस चीज़ के, वो जानते हैं कि क्या कैसे सीखना है और किस तरह से आना है इसमें, फिर उसको हम उस पर मोहर लगाएंगे, उसको सनद देंगे कि हाँ भाई आप सही हैं। आप रेख्ता को ही देख लीजिए, रेख्ता की वेबसाइट को ही देख लीजिए, वहाँ पे जो जितने भी कलाम हैं सब बहर में हैं, सब अच्छे हैं, सब शेर दुरुस्त हैं, उसको देखा जाता है, फिर उसको वहाँ पे डाला जाता है वेबसाइट पे। किताबें हैं रेख्ता की कितनी, सब कुछ अच्छा ही है उसमें, सब आपको दुरुस्त मिलेगा। तो मैंने ये सोचा कि अगर आपको मुशायरे पढ़ने हैं या आपको कोई बड़ा काम करना है या बड़े शायरों के साथ आपको बैठना उठना है, तो आपको वो चीज़ तो आनी चाहिए। हाँ। जिस तरीके से उस चीज़ को किया जाता है वो प्रोसेस से तो आपको निकलना पड़ेगा। भले आप काम कुछ भी करें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस तरह से है। भले आप नज़्म कहते रहें, नज़्र कहते रहें, लेकिन आपको बहर के बारे में पता होना चाहिए। यानी कि एक रिवायत जो चली आ रही है उसको ठोकर नहीं लगा सकते, आपके आगे नहीं बढ़ सकते, उससे शनासाई होना ज़रूरी है, बिल्कुल। उसके बाद आप आगे। बिल्कुल। अभी एक सवाल मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा शेर व शायरी से हटके एक सवाल आपसे पूछूं कि अब आपने कहा कि शेर व शायरी तो आप पढ़ते ही हैं, ऑब्वियसली आप पढ़ते होंगे सब, लेकिन उससे परे और भी चीज़ें हैं जी, पढ़ने की, देखने की। तो आप शायरी के अलावा क्या पढ़ते हैं या देखते हैं? क्या आपका शौक मतलब और किन चीज़ों में है?
मेरा शौक़ संगीत की तरफ भी है थोड़ा, लेकिन सुनने तक, अच्छा, उसको महसूस करने तक, उसको सीखने की हद तक मैं कभी नहीं गया हूँ। और मैंने कभी कुछ गाने की या कुछ ऐसा कोशिश भी नहीं की है कि मैं, वो एक मेरा दूसरा शौक़ है जिसको मैं कभी कभी अपनी शायरी में लाता हूँ, लेकिन महदूद रखता हूँ अपने घर तक। अच्छा, उसको कभी नशिस्तों में लेकर नहीं गया हूँ या तहत में कहता हूँ मैं। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं किसी गज़ल, अपनी ही गज़ल को गुनगुनाता हूँ, कहता हूँ, तो अच्छा लगता है मुझे। तो संगीत से एक रब्त तो है मेरा। और बाकी ये है कि किताबें पढ़ना तो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है मुझे, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मेरे घर में बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन मैं 4-5 पन्नों के अलावा उसको 6वां पन्ना नहीं खोल पाता हूँ। शायद मेरे को कुछ अलग सा फील होने लग, ऐसा लगता है कि कुछ कोई बोल नहीं रहा है, सिर्फ मैं पढ़ रहा हूँ और कुछ महसूस नहीं हो रहा। हाँ, लेकिन कुछ वीडियोज़ हैं या कुछ आवाज़ कहीं से सुनाई दे रही है, ऑडियो है, तो उसमें मैं बहुत इंटरेस्टेड रहता हूँ। तो वो मेरी एक हॉबी है कि कहीं ना कहीं से जो मुझे पसंद है तरीका सीखने का, अगर मैं वहाँ से सीखूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, इंटरेस्टेड लगता है वो, तो मैं वो उसको एंजॉय करता हूँ। तो ये एक मेरे ज़िंदगी में शामिल हैं चीज़ें, जिसको मैं मतलब महसूस करके। बाकी ये है कि कोई अगर कहानी है, वहाँ से भी शेर व शायरी आपकी हो सकती है, कुछ शेर आप कह सकते हैं, कुछ नज़्म कह सकते हैं आप, अगर आप उसको महसूस करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जहाँ से मैं मतलब कि कोशिश करता हूँ कि अपनी हॉबी में रखूँ इसको बरकरार, और कुछ ना कुछ निकलता रहता है इससे, मैं ये समझता हूँ। हाँ जी, यानी कि ऑडियो विजुअल मीडियम जो है आप ज़्यादा वहाँ से जो है, बिल्कुल ऑडियो और वीडियो, हाँ आपकी जी, जो है रग़बत किताबों से थोड़ा सा मतलब लगता है मुझे कि वो बात नहीं बन रही है। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है, हालांकि बुक लवर बहुत हैं दुनिया में जिनको किताबें ही पढ़नी हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा उकता जाता हूँ। तो ये बिल्कुल, ये सब जो चीज़ें हैं ये एक तरह से नई दुनिया की चीज़ें हैं कि पहले सिर्फ किताबें थी। हाँ जी, अब हाल ही में बिल्कुल जो है ये हमारे पास इस तरह पहले के तो ये नहीं था, अब है तो अच्छा लगता है। हाँ जी, और शायद आगे चल के यही चीज़ें ओवरटेक कर लें, क्या पता, कोई जानता नहीं है। लेकिन ये जो बात हो रही है कि टेक्नोलॉजी आ गई है नहीं, और उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल आपसे ये भी है कि शेरो शायरी आप सोशल मीडिया पे जो है डालते रहते हैं और लोग पसंद करते हैं आपको, और यानी कि एक ज़रिया जो है अपने शेर लोगों तक पहुंचाने का, अब उसमें सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है। तो ये मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप सोशल मीडिया को किस तरह देखते हैं, क्योंकि फ़ायदे भी हैं, एक तो अपने तौर पे कि आप सीखते क्या हैं, जैसे आपने कहा ऑडियो वीडियो और या बाकी चीज़ें, और ये भी कि आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि इसके कुछ मनफी असरात भी है, या कभी आपको लगता है कि कुछ चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कुछ चीज़ें होनी चाहिए। तो वो एक बार मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता था। देखिए, मेरा मानना ये है कि फेसबुक मेरे लिए, मेरी नज़र में और मेरे लिए भी बहुत फ़ायदेमंद रहा है, क्योंकि पहले ये होता था कि आपको भी मालूम होगा कि रिसाले आते थे। रिसालों में गज़ल आ जाए इसके लिए शायर लोग चिट्ठियाँ भेजते थे, जो भी रिसाला छापने वाले हैं उनको, और फिर इंतज़ार किया करते थे रिसाले खोल कर जब भी आते थे महीने बाद, कि देखे तो सही कि हमारी गज़ल है कि नहीं है। तो इतना इंतज़ार करने से अच्छा है कि आप फेसबुक पे आज गज़ल डाल रहे हैं, तो आप खुशनसीब हैं कि आपको ये टेक्नोलॉजी मिली, आपको सोशल मीडिया मिला है, इस ज़माने में आप जी रहे हैं। बिल्कुल, उनको ये चीज़ें हासिल नहीं थी, और फिर जब उनकी रिसाले में गज़ल आती थी और लोगों को बहुत पसंद होती थी, तब उनको वहाँ से वो एड्रेस उठाते थे या फ़ोन नंबर उठाते थे और फ़ोन करते थे कि जनाब हम आपको मुशायरे में बुलाना चाहते हैं, आपकी गज़ल हमें बहुत अच्छी लगी, हम चाहते हैं कि आप आएं। मुझे याद है वो अखबार में छपती थी कभी कभी गज़ल, पहले मैं भी जी, तो उस पे नीचे नंबर देते थे आप, फिर वो नंबर पे कोई कॉल करता था, आपको हमने गज़ल पढ़ी, आपकी तारीफ़ करता था या आपसे कांटेक्ट बना के रखता था कि हम आपको बुलाएंगे। तो ये तरक्की का एक, अपने आप को आगे लाने का या उसमें तरक्की करने का एक ज़रिया था उस वक्त। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि आप फेसबुक पे सुबह गज़ल डालते हैं और वो शाम तक इतनी वायरल हो जाती, क्योंकि मेरे साथ ही ऐसा हुआ है, बहुत बार हुआ है
तो शाम तक इतनी वायरल हो जाती है कि आप वो वायरल ही नहीं हो रही है, सिर्फ आपको फ़ोन भी आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं, और वो 8-10 घंटों में कहाँ कितने देशों में कितने शहरों में पहुंच गई है, किन किन लोगों के पास पहुंच गई है, आपको खुद पता नहीं होता है। तो ये चीज़ें हैं। तो सोशल मीडिया का ये है कि मैं मानता हूँ कि इस वक्त अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं तो उसका बहुत फ़ायदा है, लेकिन उसके नुकसान ये हैं कि आपकी गज़ल कोई उठाकर अपने नाम से डाल देता है आसानी से, क्योंकि वहाँ पे कॉपीराइट नहीं है कोई, या उसको कोई इस्तेमाल कर रहा है, कहीं पढ़ दे रहा है, या उसको तोड़ मरोड़ के पेश कर दे रहा है, ये उसके नुकसान हैं। और कुछ चीज़ें ये भी हैं कि लोग एक दूसरे से ये भी करते हैं कि भैया ये आपका किसी ने उठा लिया है, ये चरबा हो गया, ये हो गया, या आपने इसका चरबा कर दिया, या ये हो गया, वो हो गया। तो उसको क्लियर करने में लोग लगे हुए हैं, तो आपस में बहस भी है, लड़ाइयाँ भी हैं, झगड़े भी हैं, ये सब चीज़ें भी चल रही हैं वहाँ पे। तो मैं समझता हूँ कि यही है। बाकी अगर कोई बेबहर भी वहाँ पे डाल रहा है तो कभी ना कभी बहर में आ ही जाएगा और अच्छा काम करने लगेगा वो, अगर उसके पास ये ज़रिया है। तो मैं समझता हूँ अच्छा काम करने वाले के लिए तो अच्छा ही है सब कुछ, और जिसने कुछ गलत करना है तो उसके लिए तो गलत ही है फिर इंटरनेट। तो चूँकि वक्त की भी कमी है हमारे पास और सवाल बहुत सारे हैं, जो आपने बातें की इनमें से इतने सारे सवाल मेरे जहन में आ रहे हैं, लेकिन वक्त इस वक्त कम है। कभी कभी वो बेहतर भी होता है ताकि जो है मुख्तसर बात भी हो, लोगों तक पहुँचे भी। और तो इसलिए मैं एक आखिरी सवाल मुझे लगता है जो बहुत ज़रूरी मैं पूछता हूँ हर शायर से, आपसे भी पूछना चाहता हूँ। जो क्रिएटिव प्रोसेस है शायरी का, उसके बारे में पूछना चाहते हैं कि आप जब शेर कहते हैं तो किस तरह, मतलब बहुत लोग कहते हैं कि माहौल बनता है, या कोई कहता है कि नहीं बस हो जाते हैं, तो उसमें कितना शेर की बुनत में, शेर कहने में आपका इरादी दखल है? क्या वो जैसे गालिब कहता है कि आते हैं गैब से ये मज़ामी ख़याल में, इस तरह की भी बातें रहती है हमारे यहाँ। तो ये एक सवाल आपसे है कि आप अपने क्रिएटिव प्रोसेस के बारे में, ख़ास तौर पे गज़ल के ताल्लुक़ से, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, मेरा लिखने का जो भी तरीक़ा है वो मैं ये समझता हूँ कि मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि मैंने कहाँ से शुरू किया था। ये जो अब बहुत शोहरत मिल गई, बहुत नाम हो गया, ये तो अब की बात है, लेकिन इससे पहले आपको काम तो करना पड़ा होगा। ये तो है नहीं कि आपने आराम से बैठकर कहीं पे ये चीज़ें की होंगी। तब आप काम करते करते अगर कर पा रहे हैं तो ठीक है, वरना आपको अलग से वक्त नहीं मिल रहा है इस चीज़ के लिए। तो मैं लुधियाना में गारमेंट्स एक्सपोर्ट में मैं जॉब करता था एज ए हॉल इंचार्ज। तो वहाँ पर हॉल में बहुत शोर होता है मशीनों का। मशीन्स तो स्टिचिंग की ही हैं, सीलने वाली, और वो तरह तरह की, और कारीगरों का भी आपस में जो वो गॉसिप्स वगैरह और वो उसका शोर है। मुझे नहीं पता कि मैं इतने शोर में भी कैसे एक गज़ल का अगर कोई मिसरा मेरे दिमाग में है और वो गज़ल रवां है तो रवां कैसे है। मैं अगर शाम को निकल रहा हूँ तो मेरे पास 4-5 शेर हैं ऐसे जिसको मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये मेरे काम के हैं, और इतने शोर में से मैं लेकर जा रहा हूँ। और जब घर पहुँच रहा हूँ तब मुझसे नहीं हो रहा है कुछ, क्योंकि मैं उस स्थिति को या उस माहौल को मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मतलब अब तो मैंने खाना खाना है और फिर मैंने सो जाना है। नींद को मैंने नींद ही समझा है, सोने के वक्त को मैंने सोने का वक्त ही समझा है। मैंने वहाँ पर गज़ल कहने की कोशिश की ही नहीं है। तो मेरा ये रहा है कि कितना भी शोर हो, वो शोर मेरे कानों तक पहुँचता ही नहीं था। अगर मैं किसी गज़ल के मिसरे पे फंसा हुआ हूँ तो मुझको कोई 2-3 आवाज़ें लगाएंगे तब मुझे पता लगेगा कि वो मुझे बुला रहा है। अच्छा, ऐसा होता था। हालांकि मैं काम भी कर रहा हूँ अपना, मेरा काम में भी ध्यान है, लेकिन मेरा एक ध्यान वहाँ पे भी है। 5 मिनट अगर मैंने काम कर लिया तो 2 मिनट फिर मैंने गज़ल की तरफ ध्यान दिया। तो इस तरह से मेरा ये प्रोसेस रहा। हालांकि ऐसा किसी का होता नहीं, बहुत अजीब व गरीब है ये मामला। मैंने कभी तन्हाई तलाश नहीं की है गज़लें कहने के लिए, और मिसरा कभी भी हो जा रहा है। कभी भी कोई गज़ल का कोई बहुत अच्छा मिसरा अगर दिमाग में आ गया तो वो कभी भी हो जा रहा है। कभी मैं जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ, बाइक चला रहा हूँ या जो भी है, तो कभी तब हो जा रहा है। घर पहुँचा हूँ तब हो गया, काम पर आया हूँ तब हो गया, या कोई कहीं और हूँ तब हो गया। तो ये कोई काम कर रहा हूँ और घर का कोई
कोई काम किसी ने कह दिया वो कर रहा हूँ तब हो गया। कोई भी इसका वही है कि आमद है, और मैं ये समझता हूँ कि आमद का एक मिसरा मिलता है आपको। हाँ, आपको 10 मिसरे नहीं मिलते हैं गज़ल के, एक मिसरा मिलता है, बाकी काम आपका खुद का रहता है। तो उसके बाद आपको आमद नहीं होती है, एक मिसरे की आमद है, बाकी काम आपका है। हाँ, ये जो आपने, जैसे हम कहते हैं ना कि दिन जो है उसको पहचानने के लिए रात का होना ज़रूरी है। बस वही जैसे बात है। आप जो बात कह रहे हैं कि जो खामोशी जी। पैदा हो रही है वो शोर, ये बिल्कुल जो बाइनरी ऑपोजिशंस हैं, तो बिल्कुल। शोर में ही शायद खामोशी को पहचान सकते उसकी हैं। वैल्यू भी तभी आपको बिल्कुल पता लगेगी। और शायद वहीं जी। पे जो है वो आपके, जैसा आपने बताया कि हाँ, मेरा शेर, तरीका यही हाँ, रहा। शायद वो ऊपर वाला करवाना चाहता था कि भाई इसी माहौल में करो आप, हाँ, आपके लिए यही फ़ायदेमंद है। हाँ, तो वो हुआ भी। मुझे लगता है अब हम जो है अपने अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं जी। और ये हमारा रैपिड फायर राउंड है, तो हम शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा राउंड है उसमें कुछ शायरों के नाम हम कहेंगे, और जो भी पहला लफ्ज़ आपके जहन में आता है बस आप फिलबदी बताइए, फिलफोर, बस सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, वो कुछ भी हो सकता है। तो आप तैयार है? बिल्कुल। तो पहला नाम जो है वो है अहमद फराज। मकबूलियत। जॉन एलिया। पागलपन की हद तक जाने वाला शायर। परवीन शाकिर। मुद्दतों याद की जाने वाली शायरा। क्या बात है। जहरा निगाह। बेहतरीन। नून मीम राशिद। कभी ना भूलने वाला शायर। फैज़ अहमद फैज़। स्पीचलेस। मोमिन खान मोमिन। ज़रूरी नाम अदब की दुनिया के लिए। दाग दहलवी। ये तो ज़हन में नहीं आ रहे। कोई नहीं। मीर तकी मीर। आसान भी और मुश्किल भी। हाँ, मीर तकी मीर। शेर मेरे है गो खवास पसंद, बिल्कुल पर मुझे गुफ्तगू आवाम से है। बिल्कुल वही। गालिब। वो बातें जो कहनी मुश्किल हैं लेकिन गालिब ने बड़े आसानी से कह दी। क्या बात है। आदमी को भी मयसर नहीं इंसान, बस कि दुश्वार है हर काम का आसान होना। बस वही है। तो उन्होंने करके दिया। तो अगला सेक्शन हमारा जो है वो, उसमें बस एक सवाल आपसे है कि बिल्कुल फिलफोर अभी अपना कोई एक शेर जो एकदम से आपके जहन में आ रहा है। मेरा एक शेर जो इस वक्त जहन में आ रहा है वो कि धीमे धीमे कहता क्या है, धीमे धीमे कहता क्या है, शोर मचा। शोर मचा। धीमे धीमे कहता क्या है, शोर मचा। ये हाकिम ऊंचा सुनता है, शोर मचा। क्या बात है। और खामोशी बदशगनी लेकर आती है, खामोशी बदशगनी लेकर आती है। तू तो शोर मचा सकता है, शोर मचा। क्या बात है, वाह। तो ये अगला सवाल मेरा ये है कि अगर पुराने वक्तों में जितने हमारे शायर गुजरे हैं जी, उनमें से किसी एक शायर से आपकी मुलाकात हो और आप उन्हें कोई मशवरा देना चाहे, तो ये कौन शायर होंगे और क्या मशवरा देंगे उन्हें? मेरा मशवरा बशीर बद्र साहब को होगा कि अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अगर पीछे जाकर मैं उनसे कुछ कह सकूं तो यही होगा, और अगर वो रख लेते तो आज हमारे बीच में शायद होते, तो मैं भी शायद खुश नसीब होता कि एक दो मुशायरे उनके साथ पढ़ पाता। तो ये मैं करना चाहूँगा। अब आखिरी हमारा जो सेक्शन है इस राउंड का, अब पता नहीं ये सब इसकी बातें ऐसी होती हैं जो भी, पर इसका नाम हमने रखा है ये या वो। अच्छा, ठीक है। तो इसमें 2 शायरों का नाम मैं लूँगा, आप एक शायर को जो है उसमें चुनेंगे, ठीक है? तो मुनीर नियाज़ी या जॉन एलिया? मुनीर नियाज़ी। मुनीर नियाज़ी। जी।
मुनीर नियाज़ी या अहमद फराज? मुनीर नियाज़ी। मुनीर नियाज़ी। मुनीर नियाज़ी या परवीन शाकिर? परवीन शाकिर। परवीन शाकिर। परवीन शाकिर या फैज़ अहमद फैज़? परवीन शाकिर। परवीन शाकिर। परवीन शाकिर या दाग दहलवी? परवीन शाकिर। परवीन शाकिर या मोमिन खान मोमिन? परवीन शाकिर। परवीन शाकिर या मिर्ज़ा गालिब? परवीन शाकिर। क्या बात है। परवीन शाकिर या मीर तकी मीर? बहुत मुश्किल है। मीर तकी मीर। मीर तकी मीर। हाँ, मैं समझता हूँ परवीन शाकिर इतनी यहाँ पर उनको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि छोड़ने की बात तो है नहीं वो लेकिन ये मतलब है कि इस माहौल के लिए। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो है कि उनकी शायरी जो है वो बिल्कुल जज्बों क्योंकि से वो भरी हुई है। एक एकलौती ऐसी शायरा हैं। अगर आपने एक शायरा का नाम ले लिया तो फिर मैं थोड़ा सा, अगर उनके मुकाबले की कोई और शायरा होती फिर आप उनका नाम ले लेते तो शायद मैं उन पर भी आ जाता। हाँ। लेकिन इकलौती हैं तो उनको इतनी जल्दी इग्नोर करना मैं समझता हूँ कि अच्छी बात नहीं है। जो उन्होंने काम किया है, जो उन्होंने शायरी की है, जो उन्होंने दिया है समाज को, और जो औरत का दर्द बयान किया है वो तो हो ही नहीं रहा है अब। बिल्कुल। उस वक्त हुआ और वहीं पे ख़त्म हो गया। बिल्कुल। अब तो कुछ और ही हो रहा है। खैर, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो दिया है एक शायरा की हैसियत से बहुत बड़ा है। हाँ बिल्कुल, और वो एक बिल्कुल इंसानी सतह पर भी बिल्कुल, मतलब हम चाहे कोई भी करती हैं वो बातें, वो कोई क्राफ्टिंग नहीं है, तो वो ऐसा हकीकत से जुड़ी हुई चीज़ें जज्बे हैं। को छू जाने वाली शायरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद है कि हम और आगे भी बातें करते रहेंगे। और अब जो है हम आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहे हैं, और मुझे लगता है कि हम आपसे अब दरख्वास्त करते हैं कि अपनी कोई गज़ल पढ़ें। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके साथ फिर हम आज का ये सेशन जो है जी, उसको मुझे इख्तिताम। एक गज़ल बहुत पहले मैंने कही थी, मेरा वो मन हुआ कि अगर आप यहाँ बैठे हैं तो यहाँ पर आपको क्या सुनाना चाहिए, वो भी बड़ा इंतखाब करना पड़ता है उसका। तो गज़ल है कि अपना किरदार बचाने में लहू लगता है। अपना किरदार बचाने में लहू लगता है। अपना किरदार बचाने में लहू लगता है, ज़िंदगी तेरे फसाने में लहू लगता है। वाह। ज़िंदगी तेरे फसाने में लहू लगता है। हिज्र की आग शराबों से कहाँ बुझती है। हिज्र की आग शराबों से कहाँ बुझती है। हिज्र की आग शराबों से कहाँ बुझती है। हिज्र की आग बुझाने में लहू लगता है। बहुत अच्छा। वाह वाह। हिज्र की आग बुझाने में लहू लगता है, खून थुकवाता है हर बार तेरा नाम मुझे। खून थुकवाता है हर बार तेरा नाम मुझे, तुझको आवाज़ लगाने में लहू लगता है। क्या बात। तुझको आवाज़ लगाने में लहू लगता है। और शेर है कि और तस्वीरें तो बनती हैं फ़कत रंगों से। और तस्वीरें तो बनती हैं। और तस्वीरें तो बनती हैं फ़कत रंगों से, उसकी तस्वीर बनाने में लहू लगता है। क्या बात। उसकी तस्वीर बनाने में लहू लगता है, इसलिए भी मैं बुझा रखता हूँ माजी के चिराग। इसलिए भी मैं बुझा रखता हूँ इसलिए भी मैं बुझा रखता हूँ माजी के चिराग, इन चिरागों को जलाने में लहू लगता है। क्या बात है। वाह। इन चिरागों को जलाने में लहू लगता है, ये वो दुनिया है जहाँ आने में आसानी है। ये वो दुनिया है। ये वो दुनिया है जहाँ आने में आसानी है। हाँ मगर लौट के जाने में लहू लगता है। क्या बात। हाँ मगर लौट के जाने में लहू लगता है। और आखिरी शेर है इस गज़ल का कि जिनकी रग रग में हो पानी वो मोहब्बत ना करें। जिनकी रग रग में हो पानी। जिनकी रग रग में हो पानी वो मोहब्बत ना करें, इस मोहब्बत को निभाने में लहू लगता है। क्या बात है। वाह। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की पेशकश पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।